गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। माय नेम इज अनुराग पाल एंड हम लोग को कौन सा लेक्चर पढ़ना है? लेक्चर नंबर 4 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, ठीक है। उससे पहले हम लोग ने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसे रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो बताइए क्या क्या पढ़ा था आपने? कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, ओके, हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके डिस्टेंस, यानी इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। ठीक, अच्छा, के की वैल्यू मैंने क्या बताई थी? हाँ, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और उसकी वैल्यू क्या थी? मैग्नीट्यूड जो वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू 9 × 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक, अच्छा, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या बताई थी मैंने? 8.854 × 10⁻12। याद आया? बताई थी। ठीक, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन होता क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन आर क्या था? परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। ठीक है ना, बताया था सारी बातें। और हमने क्या बताया था, बताओ जरा मुझे। मैंने बताया था, क्या बताया था बताओ? कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बताया था। ठीक है, वो भी हो गया। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताया था कि एक पॉइंट पर यानी Q0 चार्ज, टेस्ट चार्ज पर कितने भी फोर्स लगाए जाएं, कितने भी मतलब अगर उन सब का इंडिविजुअल सम होता है। ठीक है, एक चार्ज के दूसरे चार्ज को डिस्टर्बेंस नहीं होता है। ठीक है, ये बात बताई थी। और क्या बताया था? बस इतना ही बताया था, और कुछ हमने क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है, चलो बढ़िया। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है। हाँ बिल्कुल पढ़ लिया। नेट चार्ज मैंने 2 होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, शायद किए क्या तुमने? बताओ क्या आंसर है उनका? फर्स्ट वाले का बी है, सेकंड वाले का डी है। अगर मैं कहूँ दोनों के दोनों आंसर क्या है, गलत है, तो दोनों के दोनों आंसर्स क्या हैं उनके? गलत है, क्योंकि क्वेश्चन ये था 3 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, द फोर्स ऑन अ फोर्थ चार्ज Q केप्ट एट अ सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज। आंसर होगा 0 होगा। क्यों 0 होगा जरा देख लो। अगर मैं बात करूं, एक चार्ज हमारा यहाँ पे था, एक चार्ज हमारा यहाँ पे था, एक चार्ज यहाँ बीच में हो गया था, ऐसे भी कुछ था। यही तो कहानी थी ना। इसकी वजह से चार्ज ऐसे, इसकी वजह से चार्ज ऐसे, इसकी वजह से चार्ज ऐसे, कैंसिल क्या हो गया? 0, खत्म। उसी तरह का हेक्सागोन वाला कैंसिल आउट कर देंगे। 6 अपोजिट है ना, अपोजिट और इक्वल चार्जेस, क्योंकि चार्जेस तो इक्वल है, 0 कर देंगे। ठीक है, चलो भाई कोई बात नहीं, जैसा भी किया अच्छा किया। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, फिर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 4। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, एक चीज बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग क्या समझते हैं? पढ़ा है क्या? जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पता है, फोर्स पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। अगर मैं यहां पर एक चार्ज रख दूं, इस जगह पर एक चार्ज रख दूं, ठीक है, टेस्ट चार्ज Q0, या Q कुछ भी रख दें, मान लो Q0 नहीं रखते, Q रखते हैं चार्ज। ठीक है, चलो मैंने +Q का चार्ज रख दिया। ठीक है, ये चार्ज है, इसमें कुछ, इसमें लाइंस निकल रही होंगी, चार्ज फील्ड होगी। होगा क्या? चारों ओर निकल रही होंगी। तो जो चार्ज है वो क्या जनरेट कर रहा है? फील्ड। और फील्ड क्या जनरेट करती है? फोर्स। क्या जनरेट करती है? इन्हीं का सारा खेल है। एक चार्ज होता है, चार्ज फील्ड क्रिएट करता है, फील्ड से फोर्स क्रिएट हो जाता है।
है ना, कि अगर मान लो इसकी एक फील्ड है और यहाँ पे एक कोई टेस्ट चार्ज रख दिया है तो इसकी फील्ड में लाएंगे ना, इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपल्स करेगा, कुछ भी कर सकता है, ऐसा करता है ना। तो बात समझते हैं जरा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, डेफिनेशंस लिखते हैं। चलो लिखो, टॉपिक लिखो, लिख लिया, ठीक है। तो लिखो रीजन अराउंड चार्ज पार्टिकल, रीजन अराउंड चार्ज पार्टिकल into which region around charge particle into which, okay, into which when another charge is bound in brout, अरे यार ये हाँ ब्राउट, यही तो बोल रहा हूँ भाई, लाया जाता ना, ब्राउट इन इट्स एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बात समझ में आई क्या, क्या बोला मैंने, बताओ। अच्छा क्या बताया, रीजन अराउंड चार्ज, हाँ हाँ हाँ, मतलब क्या है इसका, कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड अगर हम किसी भी अनदर चार्ज को यानी टेस्ट चार्ज को लाते हैं तो वो कोई फोर्स क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उस फील्ड को बोलते हैं हम लोग, बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि पहले चार्ज होगा, उस चार्ज में कुछ फील्ड क्रिएट कर रहा होगा, उस फील्ड में जो भी चीज़ एक्सपीरियंस होगी फोर्स, उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही बोल देते हैं। क्लियर बात। एक पॉइंट और लिखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन ओके, ठीक है, चार्ज पार्टिकल नोट देखो, तुम्हारी जो लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ एक बहुत ही बंधी लैंग्वेज है, बहुत अच्छी है, समझाना अलग हमारा हो जाता है और लिखाना हमारा अलग हो जाता है। जब कॉपी पे अपनी लिखोगे एग्जाम में, कोई किसी का ये नहीं है कि वो पार्शियल मार्क्स दे दे, खुश होकर डबल मार्क्स देगा एक्स्ट्रा, क्योंकि लैंग्वेज ऐसी है। देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज पार्टिकल इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। कैसा 2 स्टेप प्रोसेस होता है, देखो ठीक, क्या होता है बताएं। पहला प्रोसेस लिखो, चार्ज क्रिएट्स, पहला लिखो चार्ज क्रिएट्स, चार्ज करता है ना क्रिएट, चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड देम। भाई ये चार्ज था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा था, क्रिएट कर रहा था अराउंड देम, ठीक। अगला पॉइंट लिखो, अनदर चार्ज फील द फोर्स, another charge feel the force another charge feels the force when it is brought into this electric field, ठीक है। समझ गए कि समझाऊं इसी बात को दोबारा, जो मैंने पहले बोला वही समझा दिया। इसके बाद ये चाहो तो लिख सकते हो, ये देखो ये चीज कि चार्ज से फील्ड क्रिएट हुई, फील्ड से फोर्स क्रिएट हुआ, ये तुम्हें याद रखने में मदद करेगा, ठीक है। बात समझ गए क्या। अब अगला पॉइंट, अगली हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या लिखेंगे हम लोग, हाँ क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके भाई चलो लिखते हैं जरा, क्या लिखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, हाँ हाँ हर चीज़ का देखो, हम इसलिए हर बात पे हम खो देते कि मतलब क्या होता है। भाई मतलब जानना इंपॉर्टेंट है हर चीज़ का। हमने चार्ज समझा,
चार्ज से हमें समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक जनरेट होती है कि चार्ज से एक लाइंस निकल रही होती हैं, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिर हम लोग ने फोर्स को समझा, तो ठीक है इस तरह से। तो अब इंटेंसिटी की बात कर रहा है, जैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी सुना ना, लाइट की होती है, तो इंटेंसिटी क्या चीज़ है, मतलब इंटेंसिटी का मतलब क्या है? यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है कम है, सफिशिएंट है, दिख रहा है। अगर मैं एक सारी लाइट्स ऑफ कर दूं, जो ये रेन मतलब जो लाइट निकल रही है ये इंटेंसिटी अगर ज़्यादा मात्रा में निकल रही है तो इंटेंसिटी क्या है उनकी? मात्रा, मतलब ज़्यादा है। अगर वो कम है तो डिम होगी, अगर डिम लाइट है तो वहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी? लाइट की कम होगी, तो दैट इज इंटेंसिटी। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन्स हैं अगर वो ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी ज़्यादा होगा। अगर लाइन्स कम होंगी, कम होगा भाई, ताकत है, जाहिर सी बात है। तो लिखो भाई सब इसी बात पे, फिर क्या लिखोगे इसके लिए? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि अब जैसे लाइट की इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं ना हम लोग, है ना, याद होगा एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी, जब हम लोग उसमें लाइट वाला चैप्टर पढ़ते हैं ऑप्टिक्स वाला, ठीक है। तो भाई पढ़ते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखा एट अ पॉइंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज इक्वल टू कितनी होती है? एट अ पॉइंट लिख लिया पक्का? नहीं, एट अ पॉइंट इज इक्वल टू लिखा, इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाँ ऐसे लिखो, एट अ पॉइंट हाँ इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स experienced by a unit positive charged या यूनिट पॉजिटिव, हाँ चार्ज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या टेस्ट चार्ज लिखो या यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिखो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक। क्या लिखोगे बता देते हैं भाई साहब, इज इक्वल टू, सॉरी यही होती है क्या? होती है? पढ़ लिया होगा यार, इतना तो तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा ना, वेरी गुड। तो फोर्स भाई क्यू नॉट होती है। अरे ऐसा समझ लो ना कि जैसे कि एक चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है उसको लाने में, है ना, एक चार्ज है क्यू नॉट, वहाँ से ला रहे हो, एट अ पॉइंट पे कितना लग रहा है बता सकते हो। तो अगर हम क्यू नॉट, अच्छा क्यू नॉट पता है ना, क्यू नॉट क्या होता है, यहाँ लिख देना, वेयर क्यू नॉट इज अ टेस्ट चार्ज। कैसा चार्ज है? जिसको हम लोग टेस्ट कर रहे होते हैं। तो क्यू नॉट कैसा है? टेस्ट चार्ज है। क्लियर है बात? ठीक। अब लिखो इसी में स्टार बना करके कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी क्वांटिटी है? कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है कि स्केलर है? पक्का? पक्का वेक्टर है? पक्का ना? कंफर्म? ठीक है, मान लिया, तुमने बोल दिया तो मान लिया, वेक्टर क्वांटिटी है। प्रूव कर सकते हो? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ऑफ कोर्स होती है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और जिसमें डायरेक्शन होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। या हम लोग भी बोल देते हैं कि प्रोडक्ट वेक्टर जो होता है ना, क्रॉस वेक्टर कर दे, चलो वो बात की बात है, अभी पहले सिंपल भाषा में समझ लेते हैं कि डायरेक्शन है तो वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो डायरेक्टेड अलोंग फोर्स, फोर्स के अलोंग ही होती है, तो लिखो वेक्टर क्वांटिटी से आगे ऐसे लिखो, डायरेक्टेड अलोंग फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ गई क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है भाई? लिखने वाली बात भी समझ में आ रही है, समझने वाली बात भी हमको समझ में आ रही है। वेक्टर क्वांटिटी ठीक है लगी? देखो अब ऐसा तो होगा नहीं कि फोर्स किधर लग रहा हो और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो। डायरेक्टेड अलोंग फोर्स हमेशा याद रखो,
थोड़ा स्पेलिंग गलत लिख दी क्या मैंने? हाँ गलत लिख दिया यार, तुम लोग बताते भी नहीं हो। दिख नहीं रहा? अच्छा पता ही नहीं चला। हाँ नहीं, ऐसा लिखते ही हमें पता ही ना चले तुम लोग को। क्या कुछ भी लिख दो, क्या दिक्कत है, मास्टर पढ़ा के चला गया। डायरेक्टेड अलोंग फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अगली बात लिखो इसी में। एसआई यूनिट ऑफ किसकी किसकी एसआई यूनिट हम लोग लिख रहे हैं? हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो क्या होती है? हाँ ऐसा भी लिख लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। इक्वल लगा लो या मतलब इज इक्वल टू लिख लो। क्या होती है तुम लोग बताओगे यार, हम बता देंगे तो फ़ायदा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट कैसे निकालोगे? अरे फोर्स की क्या यूनिट होती है भाई? रुको रुको, फिर तुम लोग हर बात बस पेन चलाना शुरू कर देते हो। अरे इमेजिन नाम की कोई चीज़ होती है, दिमाग भगवान ने दिया, उसका यूज़ करो। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट कैसे निकालनी है? एफ की वैल्यू, एफ की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ठीक, पर है मतलब अपॉन लगेगा। चार्ज की यूनिट क्या होती है? इसमें भी पेन चला लेंगे हम घिसने लगेंगे, हर बात पे घिसना शुरू कर देते हो। अरे न्यूटन पर कूलम, मतलब क्या ही कहें। लिखो क्वेश्चन एक, तुम लोग क्वेश्चन ही करने लायक हो। क्वेश्चन लिखता हूं, मैं लिख देता हूं, तुम लोग कहोगे नहीं सर समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारी हमसे लड़ाई है। देखो आज स्नेहा आई है, तो आज नहीं, आज सही काम कर रहा है। कल पिछले क्लास में हम लोगों का क्या था, नहीं चल रहा था ना? क्या था क्वेश्चन? कूलम एंड फोर्स ऑन इट। कुछ क्वेश्चन तो मैं खुद से बनाता हूँ आराम से बैठे बैठे, जैसे ये मेरा बनाया हुआ है। हाँ तुम लोग के लिए फालतू क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं हमको, जो कि तुम लोग कहीं एग्जाम में आने नहीं है। अरे एक मिनट, लिखा है मैंने, Q इज इक्वल टू कूलम एंड फोर्स ऑन इट इज। ठीक है, इज लिखा है ना? नहीं, इन लिख दिया मैंने। आराम से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम समझो। इज F इज इक्वल टू 100 न्यूटन। बहुत गंदा क्वेश्चन है, ऐसे गंदे क्वेश्चन हमको बनाने पड़ते हैं, किताबें मिलते नहीं है फिलहाल। वैल्यू लिखा है, ध्यान रखना। देन द वैल्यू ऑफ फील्ड इंटेंसिटी इज, ठीक है, ऑप्शन ए 100 न्यूटन, ऑप्शन बी 1 पर कूलम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है तुम लोग के लिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अरे यार नहीं नहीं नहीं, इरेज मत हो ना। द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसमें ऑप्शन नहीं देंगे हम, दे दें ऑप्शन?
तुम लोग कोई ना कोई तुक्का मार दोगे, एक का तो सही निकल ही जाता है। हाँ हाँ, हंसने वाली क्या बात है, हमें पता है एक तो तुक्का मार ही दोगे। खुद निकालो, तुम लोग ऑप्शन नहीं देंगे तुम लोग को। तुम लोग की ज़िंदगी में जितने ऑप्शन दे दो उतने ही तुम लोग बुरा करते हो। ऑप्शन चाहिए सबको ज़िंदगी में, है ना, ये नहीं तो ये ठीक। भैया देखो, दोनों क्वेश्चन बताने लायक नहीं है और ये क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट ही है, क्योंकि डायमेंशन ऐसे लिखा देते हमने क्वेश्चन के माध्यम से तुमसे पूछ लिया बस। क्योंकि सारा काम अगर हम करेंगे, देखो बस पन्ने पीछे झाड़ना शुरू, इसका पन्ने झाड़ लो तुम लोग खाली, पर पीछे देखो क्या पढ़ाया था इस मास्टर ने। दिमाग नहीं लगाना है। ये वाला आंसर नहीं है क्या? कितना? तो बताओ ना यार, तुम लोग बैठे हो, ये निकल गया है, ऐसे लगा दिया जाए, लॉक कर दिया जाए। करेक्ट, बिल्कुल ठीक। मुकाम्बो खुश हुआ, ठीक है, बढ़िया है, समझ गया। देखो ये क्वेश्चन नहीं था, सिंपल था, मतलब एक बस तुमको सिखा रहे थे, कुछ नहीं था, ऐसा क्वेश्चन बना दिया नॉर्मल सा। ठीक है, ये देखो अब एक टॉपिक एक क्वेश्चन कोई मिल नहीं रहा था, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं था तो यही बना दिया। ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन। इसको ऐसा नहीं लग रहा है हम इसको बार बार संभालते घूम रहे, जैसे औरत अपना लहंगा संभाल के होती है शादी ब्याह में ना, लहंगा गिर ना जाए भाई, ऐसे ऐसे है यार। बताओ भाई बताओ, इतना समय नहीं लगाओ, ये सही बता रहे हैं तुम लोग को, हम बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे, बहुत। पानी देना प्लीज, वाटर बेटे, बेटे वाटर देने, पानी, थैंक यू। पिलाओ तो, हम पानी पियेंगे तब तक तुम बताओ भाई क्या है ये। थैंक यू। भाई इतना समय लगाओगे तो फिर हम सो जाएंगे थोड़ी देर बाद। क्या बता दे, बस तुम लोग बस बता दो सर, बता दो। अरे यार अच्छा सिंपल समझो, कैसे निकालोगे, हम इसीलिए तो तुम लोग से मेहनत करा रहे हैं, हम तो लिख देते डायरेक्ट। यही फॉर्मूला होता है ना, इसका कितना होता है, इसका कितना होता है, बस मिल गई शांति। तो क्या बन जाएगा, MLT-3, क्योंकि -1 चला जाएगा ना, सही है गलत है, सही है ना, और A-1 हो जाएगा। गब्बर खुश नहीं हुआ क्योंकि ये हमने बताया है, ये हमने बताया, ये तुम लोग ने कर लिया। तो भाई ऐसे देखो, निकालना सीख रहे हो धीरे धीरे, बेसिक समझ में आ रहा है। कभी नहीं बात पेपर में आया, मान लो गलती से पूछ लिया, गलती से पूछेंगे सवाल, ठीक है, क्योंकि अब बोर्ड में तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछने लगे हैं फिलहाल, ठीक है। तो कृपया करके मान लो बाई चांस मल्टीपल चॉइस में ऐसा पूछ लिया, ICSE में पूछ लेता है, यूपी में पूछना छोड़ दिया इन लोगों ने, यूपी बोर्ड से उसमें CBSE में नहीं पूछते हैं, CBSE में नहीं पूछते जल्दी। अरे सुन लो, मगर निकाल सकते हो ना, बाई चांस पूछ ले कभी कभी, ठीक है, बढ़े आगे। क्लास टेस्ट में तो पूछ ही लेते हैं ना, तो बना सकते हो, निकाल सकते हो, 1 नंबर तो पास आओगे तुम लोग, पास हो जाओगे 1 नंबर पा करके। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब अगला लिखो, नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए। इसको बुरा लग जाता है पता नहीं क्यों, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्या मैंने बोला, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। मान लेते हैं कि ये चार्ज है हमारे पास, ये Q0 चार्ज है, इसको लाने में फोर्स लग रहा होगा क्या भाई साहब, डिस्टेंस कितनी मान लें इसकी, R मान लें,
कुछ भी मान लें, अगर हमें निकालना है, क्या निकालना है, तो पहले से फोर्स कितना लग रहा होगा बताओ जरा मुझे। डायरेक्ट निकालें इसको, लिखेगा क्या, क्या निकालना है इसमें, क्या फोर्स क्या लिखेगा बताओ उस पर। हाँ के, वेरी गुड, के क्यू क्यू नॉट, ए क्यू क्यू नॉट माना है ना हमने, अपॉन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी भाई साहब। हाँ वेरी गुड, एफ अपॉन क्यू नॉट से यहाँ रख सकते हैं, रख सकते हैं क्या, क्या रख देंगे, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट, ये कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, यही आएगा क्या, ए क्यू, सॉरी क्यू नॉट नहीं आएगा, क्यों आएगा, क्यों, क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही तो निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। कुछ और करते हैं क्या, कोई कहानी लिखनी चाहोगे इनके, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, मान लो आर वेक्टर लिख लो, बस वेक्टर लगाना है अपने को, तो ये लो भाई वेक्टर लगा दिया हमने, कोई दिक्कत, वेक्टर फॉर्म में लिखना, वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे, वेक्टर फॉर्म तो लिखना सिखा दिया ना, तुम्हें आता है पक्का, देख लिया था वेक्टर फॉर्म कि 2 1 और 1 2 कैसे लिखते हैं, पक्का देख लेना फिर। इसको भी वेक्टर से इंडिकेट कर दिया हमने, बोलो बुरा किया क्या, क्योंकि दो सारे वेक्टर्स हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो सब वेक्टर में लिखेंगे क्या, बोलो सही लिखा है। अब एक एक गलती समझो, फोर्स लिख रहे हैं तो वेक्टर से लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं तो भी वेक्टर से लिखेंगे, क्या इस पर वेक्टर लगाएंगे क्या, नहीं स्केलर है, हाँ ध्यान रखना, तो इस पर वेक्टर लगा सकते हैं क्या, अगर मॉड लिख दिया तो ये हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लगा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। और कुछ, और कहीं समस्या, ये दो ग्राफ बना सकते हो बहुत प्यारे प्यारे, एक ग्राफ तो तुम्हारा ऐसे बन जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर करके, और ये प्रोपोर्शनल तुम्हारे स्क्वायर कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, कर सकते हो क्या, क्या होता है, नहीं ये ऐसे जाएगा, ये इन्वर्सली, हाँ इसका कॉन्सेप्ट समझना चाहोगे, रहने दो, ज़रूरत नहीं है, फुर्सत से बताएंगे, रिवीजन टाइम में ज़्यादा काम आएगा, अभी बेसिक बेसिक रखो, बात समझ में आई क्या, छाप लिया, चलो बहुत बढ़िया। ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यही डेरिवेशन होता है ना, छोटा सा एक जरा सा डेरिवेशन निकालने वाला होता ही, क्या डेरिवेशन पूछते क्या है। अब आ जाओ, सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस फोर्स पढ़ा था, अब सुपरपोजिशन किसका पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हाँ इरेजर कर रहे, तुम लोग हंस लो, अजीब है, हम लिख रहे, हम इससे दबा रहे बताओ क्या फ़ायदा है, मतलब अलग ही है यार, ठीक है हंस लो तुम लोग, आप चल रहा है, हंसो नहीं, बता रहे हैं हम, ऐसे हंसना बहुत ख़राब बात है भाई, चल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसके द्वारा, मल्टीपल चार्जेस के, कैसा, लिटरली अब परेशान हो रहे हैं इससे हम, रुको इसको फिर से चेंज कर देते हैं ना अपन, पहले तो इसको छोटा कर देते हैं, इसको वाइट कर देते, नहीं वाइट कर देंगे तो ऐसा दिख जाएगा ना, ब्लैक ही कर देखो, हाँ ठीक बढ़िया, अब तुम चलो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्या हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए मल्टीपल चार्जेस सिस्टम, क्या समझा सकते हो हमको, बताओ भाई समझा सकते हो,
हम पूछ इसीलिए तुमसे रहे क्योंकि हम तो कर ही देंगे। फोर्स वाला समझे थे क्या था कि एक यहाँ पे पॉइंट एक चार्ज है, इसकी वजह से कितने भी चार्जेस थे वो थे क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा खेल होगा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा खेल होगा भाई, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा खेल होगा। एक काम करो, लिखो कल कहानी लिखो उसकी लैंग्वेज, क्या लिखोगे, लिखो कंसीडर, लिखो कंसीडर Q1 Q2, Q1 मतलब कॉमा Q2, Q1 कॉमा Q2 डेट डस Qn मतलब मल्टी n चार्जेस है ना, मतलब ऐसे चार्जेस आपके पास क्या होंगे, Q1 होगा Q2 होगा, ठीक है, कितने होंगे Qn चार्जेस होंगे। कंसीडर कर लो कि Q1 Q2 Qn n चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, किस डिस्टेंस पर, R1 R2 Rn डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस पर है, वेरी गुड, किस डिस्टेंस पर है भाई, Rn डिस्टेंस पर है, ठीक। मान लेते हैं कि Q1 Q2 और Qn चार्जेस हैं, टोटल कई सारे चार्जेस होंगे, R1 R2 Rn डिस्टेंस पर हैं, ठीक है, क्लियर है बात। फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन मतलब अगर मैं कहूँ हो सकते हैं क्या, एक ऑरिजिन पॉइंट मान लेते हैं यहाँ से, ठीक है, कि चार्ज है मतलब जैसे उस पॉइंट से हम लोग मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर होंगे Q1 Q2 Q3 Qn n तक चार्जेस हैं। फ्रॉम ऑरिजिन इन वैक्यूम, लिख लिया क्या, लिखा क्या, ऑरिजिन इन वैक्यूम, ठीक है, हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, ठीक है, हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्जेस, ड्यू टू चार्जेस Q1 मतलब Q1 इज, हाँ जी मान लो, तो अब देखो Q1 चार्ज की वजह से जैसे मान ले तो E1 क्या बनेगी हमारी, E1 क्या बनेगी, E1 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वन के लिए, अरे एक चार्ज की वजह से फिर Q2 वजह से क्या बनेगी बताओ, क्या बनेगी भाई, अरे क्या यही बनेगी, फोर्स अपॉन Q0 बनेगी भाई, Q0 वाली, ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, तो K Q1 अपॉन R स्क्वायर ही बचेगा क्या, अरे एक Q0 तो कट जाएगा ना वहां से, R वेक्टर कर दे, R1 वेक्टर, ठीक। अगर हम वही हम निकालें किसके लिए, E2 के लिए, नहीं समझे, हाँ नहीं समझ आ रहा है क्या, हाँ तो ऐसे समझ नहीं आ रहा है, इतना आराम से बता रहे हैं फिर भी तुम लोग को समझना तो बेकार है, अरे अरे हाँ वेरी गुड, अपने मन से बोलते जाओ ना, एनर्जी के साथ बोलते जाओ तो मुझे अच्छा लगेगा। किसके लिए निकाल सकते हैं, EN के लिए निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा बताओ, बोलो ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात, कितने की लिख सकते हो, अगर इन्हीं का समेशन करके लिख देना हो, यानी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कैसे लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक, कैसे लिख दोगे, सबका सम कर दोगे, बोलो हाँ या ना, यानी इंडिविजुअल E का कैसे करोगे, E1
प्लस E2 प्लस E3 En के लिए सारे लिख दो। कैसे लिखोगे बताओ फिर? अरे अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ एक मिनट वहाँ पे हमने गलती तो नहीं कर दी क्या? एक मिनट, यहाँ पे R1, ये R1 ठीक है ना, ध्यान रखना ये बात। तुमने देखो उसने बोला तो मुझे याद आ गई। हाँ ठीक, प्लस KQ2 ठीक है, क्या लिखेंगे? KQN अपॉन RN स्क्वायर, एन कैप भी लिख सकते हो कैप के साथ। ठीक है, समझ गए? बस छाप दो। या इसको समेशन में अगर तुम्हें लिखना हो ऐसे करके, कैसे लिखोगे? इन सब का सम, जैसे हम लोग पढ़ते थे सिग्मा करके, या ये चीज पढ़ते हैं ना, तो इसको कैसे लिखेंगे बताओ जरा मुझे? क्या लिखेंगे बताओ? अरे ये सिग्मा करके लिखते हैं, सिग्मा नहीं पता इनको? इसको कभी देखा है अपनी लाइफ में? लेटा हुआ M या सोया हुआ W? नहीं, अगर खड़ा हुआ तो M बन जाएगा, और सोया हुआ तो लेटा हुआ W है ना, ये इस तरह देखा है। तो कैसे लिखेंगे बताओ? लिख के दिखाओ जरा अपनी कॉपी पे। ये भगवान तुम लोग ऐसे हो, मतलब इसका समेशन कैसे लिखते हैं? 1 to N करके कुछ, हर चीज़ हमें बता देंगे, हम बताएं बस। हर चीज़ अगर हम बता देंगे तो तुम लोग कभी दिमाग ही नहीं लगाओगे। लिख के बता रहे हैं, तुम लोग कभी दिमाग नहीं लगाना चाहोगे। अरे के वाला तो वैल्यू बाहर कर लो पहले। मान लो इसको हम 1/4πε0 लिख सकते हैं, ठीक। फिर क्या लिखेंगे? समेशन बनाएंगे, I = 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा? N तक। क्या जाएगा? क्यों? अब ये यहाँ पे क्या लिखेंगे? इस जगह पे क्या लिखेंगे बताओ? समझो, इसको तोड़ना है अगर, यहाँ I = 1 N 2 3 क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? वही, क्योंकि I इसलिए क्योंकि N ऊपर एक टर्म ले लिया हमने N, तो यहाँ पे या हम X कुछ भी लिख सकते हैं, तो डजेंट मैटर। तो यहाँ पे कुछ लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ऐसे ही छोड़ देंगे इसको, हैं? अरे भाई I लिखेंगे, क्योंकि I की जगह तो 1 2 3 4 डाल सकते हैं। समझ नहीं आया कुछ? यहाँ पर भी यार बोलो ठीक, समझ गए? तो इसको ऐसे लिख सकते हो इतनी प्यार से, समझे? एक एक पॉइंट को एक छापो, तुम दिमाग ना लगाना। ग्राफ में क्या है? ये ग्राफ में क्या ही रखा है? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लग रही है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लग रही है। फील करो। देखो, जब तुम फील करने लगोगे तो तुम्हें समझ में आने लगेगा कि आखिरकार हम क्या कर रहे हैं। और किसी एक पॉइंट पे निकाला है हम लोगों ने, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड को, है ना। इस पॉइंट पे मालूम निकाल रहे थे, चार्ज रखा था भी पॉइंट पे, कोई मान लेते हैं। इसका नामकरण कर दे क्या? नहीं, मैंने किया नहीं है, तो लोग कर देते हैं। समझदार हो यार तुम लोग, इतना तो कर ही लोगे, ठीक है। नामकरण हमें लगा सब मास्टर से जाते हो काम करवाना। अब थोड़ा अपना पार्ट आ गया लिखाने का ज़्यादातर, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमें पूरी प्रॉपर्टीज़ लिखानी है, तो उसको हम सिर्फ हेडिंग डालेंगे, बाकी तुम लोग छापो, उसको बोल देंगे, ठीक है। क्योंकि छापना ही तो हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए तो हम आते हैं क्लास में। ये बता देगा, हम छाप लेंगे, पेपर में रट के छाप आएंगे, ख़त्म। जितने अभी तक पढ़ाया, कहीं पर भी ऐसा लगा कि रटने की ज़रूरत है उस चीज़ को? सब कुछ फील हो रहा था, एवरीथिंग, या वो चार्ज की हिस्ट्री से बताया हो, कूलाम्स के बारे में बताया हो, कि सिंपल माइंड में रहेगा कि फोर्स चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि अगर इस चार्ज से इस चार्ज की ओर जा रहा है, यानी Q1 Q2 कर रहे हैं तो R12 होगा, 2 1 आ रहा है तो 2 1 होगा। इस तरह सारी बातें समझ में आई। वेक्टर कैसे लिखते हैं ये भी समझ में आया, वेक्टर का यूज़ कैसे करते हैं, ये सारी बातें समझ में आ गई।
इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं मगर एक एक टॉपिक, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, सिलेबस का खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब लिखो अगली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और लाइंस ऑफ फोर्सेस, या ऑब्लिक ऐसे लिख देते हैं हम। क्या टॉपिक है हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और क्या था? या लाइंस ऑफ, ये की बात है। तो छापना शुरू करोगे तुम लोग? फोर्सेस मत लिखो, फोर्सेस नहीं, फोर्स, फोर्सेस नहीं, फोर्स ही ठीक है। फोर्सेस क्या होता है? ठीक है, ठीक है, छपाएं? वेरी गुड, लिखो। तो सबसे पहले लिखो अ कर्व अलोंग, क्या लिखोगे? हेडिंग में मतलब ये लिख लिया, अ कर्व अलोंग, a curve along which a test charge, a curve along which a test charge would tend to move, tend, अरे ये tend to move, ठीक है, क्योंकि जो टेस्ट चार्ज होता है वो मूव करता है, when forced to do, फिर से बोल रहे हैं, अ कर्व अलोंग विच द टेस्ट चार्ज वुड टेंड टू मूव व्हेन फोर्स टू डू सो इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इंग्लिश सही लिखी ना मैंने, टू डू, सो इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ सही है, ठीक है, सो इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सोर्स चार्ज, ठीक है, ड्यू टू अ सोर्स चार्ज, क्लियर है बात? ठीक है, बढ़िया। दीज फिर फुल स्टॉप, दीज इमेजिनरी लाइंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जरा देखो मैंने क्या लिखा है पहले, A curve along which a test charge would tend to move when the force due to so electric field, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो सोर्स चार्ज है वो जिस कर्व के अलॉन्ग मूव करता है, क्या करता है? मूव करता है, उस कर्व लाइंस को हम लोग, इमेजिनरी लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। तुम्हारी भाषा को ही जो मैंने क्या किया, वर्ड्स में वो लिखा दिया, क्या मतलब समझना, फिर से समझाऊं कि एक जो टेस्ट चार्ज था हमारे पास क्यू नॉट वाला, वो जिस अलॉन्ग कर्व के अलॉन्ग वो मूव करता है किसी चार्ज है ना, इसकी वजह से, है ना, तो जिस लाइन के मतलब अप्रॉक्स मूव करता है वो, उस इमेजिनरी लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? क्या बोला हमने, फिर से बताओ। हाँ, टेस्ट चार्ज होता है जो कौन सी लाइन के अलॉन्ग? जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो है फील्ड्स हैं, जो मतलब कहने का मतलब जो है वो जिस लाइन के अलॉन्ग मूव करता है, यानी कि जो कर्व के अलॉन्ग, उस कर्व लाइंस को हम लोग इलेक्ट्रिक इमेजिनरी लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। समझ में आ गई बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ होती है? तो बता सकते हो अब तुम। अब लिखो प्रॉपर्टीज में, क्या लिखोगे? प्रॉपर्टी। भाई देखो सबके पास प्रॉपर्टी है, सारा जो मसला है, लड़ाई दंगा है, वो सब किसके पीछे है? प्रॉपर्टी के पीछे तो होता है। ऐसा कोई नहीं जिसके पास प्रॉपर्टीज ना हो, ये ऑटोमेटिक चल जाता है, पता नहीं क्यों, इसको हमसे क्या समस्या है। ओपन ये है और ओपन ये हो जाता है। हम ये चला रहे, चल ये रहा है, यही तो समझ नहीं आ रहा है इसका मैटर। कोई बात नहीं, छोड़ो, ठीक है, डोंट वरी। होता है कभी कभी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बात होती रहती है। लिखो हैं, हाँ, रेड कैसे चल जाता है ना, सोचने वाली बात है, क्योंकि ब्लैक लगा रखा है ऑलरेडी हमने, उससे रेड से ज़्यादा लगा हो गया है, ठीक है।
तो प्रॉपर्टीज बोले दे स्टार्ट फ्रॉम पहली प्रॉपर्टी पहला 1 लिखा हूं, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट निगेटिव चार्ज। क्या बात समझ में आई? बिल्कुल सीधी सी बात है, क्योंकि जो मैं बोलता हूं मैं उन्हीं को शब्दों में इंग्लिश में बना करके तुम्हें डिलीवर कर देता हूं। बात समझ में आई? क्या मतलब इसका मतलब है? हाँ, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से शुरू हो गई और निगेटिव चार्ज में जाकर के खत्म हो गई। बिल्कुल ठीक बात है। क्या आइए बताएंगे इनका इसका डायग्राम सारे सबके बनाएंगे। पहली प्रॉपर्टी लिख ली, दूसरी लिखो, दे एमर्ज नॉर्मली फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज, दे एमर्ज नॉर्मली फ्रॉम द सरफेस, नॉर्मली नॉट टेंजेंशियली, दो बातें होती ना, तो नॉर्मली निकलता है टेंजेंशियली नहीं। टेंजेंट समझते हो ना, जैसे एक कर्व, एक ऐसे कर्व जा रहा हो, ये टेंजेंट हो, सॉरी ऐसे, हाँ हाँ स्ट्रेट लाइन, वही वही बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो कैसा, मान लेते हैं ये पॉजिटिव हमारा चार्ज है, इधर चला मैं इधर चला, मैं इधर भी चल सकता हूं और मैं, समझ गए? बना सकते हो डायग्राम, क्योंकि वही उन्हें जो लैंग्वेज लिखा है कि दे इमर्ज नॉर्मली फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज। क्या बात समझ में आ रही है? हर एक बात तुम लोग सिर्फ यस सर मारोगे, जिस दिन हमने टेस्ट ले लिया ना उस दिन पता चलेगा किसका यस सर था किसका नो था। तुम लोग उस क्वेश्चन को इमेजिन नहीं कर पाए, बताओ। सिंपल सा जो दिया था, एक हेक्सागोन वाला, और ये सिंपल जीरो समझे थे कि नहीं समझे थे भाई? हेक्सागोन कैसा दिखता है? कैंसिल कर, वाओ, 1 2 3 4 5 है ना, और यहां रख दें अगर इधर चार्ज, इसकी वजह से इधर चार्ज, मतलब अपोजिट लग रहा हो मान लो, ठीक है, अगर अपोजिट चार्जेस भी लग रहे हैं तो चार्ज क्या, नेट चार्ज क्या हो गया? सिंपल था, बस उसको मैंने घुमा फिरा के पूछा हुआ था यार तुम लोगों से। सिर्फ अगर इमेजिन कर लो तो दिमाग चल जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो क्या लिखा, दे एमर्ज नॉर्मली फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज से जो लाइंस होती हैं वो क्या होती है, निकलती हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो, दे टर्मिनेट नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ निगेटिव चार्ज, मतलब अगर निगेटिव चार्ज है तो कैसा हो जाएगा, आइए आपका इंतजार था, देखिए आ रही है बेचारी प्यारी प्यारी, समझिए क्या, समझिए, वेरी गुड। आसान आसान भाषा में ज्ञान को समझते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी भाषा में हर बात को समझेंगे। अगर निकल रही है तो पॉजिटिव है, आ रही है तो नेगेटिव है। टर्मिनेट ऑन द सरफेस ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक, फोर्थ पॉइंट लिखो, द फील्ड लाइंस हैव अ टेंडेंसी the field lines have a tendency, हाँ टेंडेंसी समझते हो ना, the field lines have a tendency to expand। मैं जितने नोट्स लिखा रहा हूँ उसके बाद आपको किसी भी किताब, किसी भी एक्स्ट्रा नोट्स की ज़रूरत तो नहीं पड़ने वाली, ये लिख कर दे रहा हूँ, मोर देन सफिशिएंट है। सफिशिएंट नहीं होता है, मोर देन सफिशिएंट होता है ना, बहुत है, क्योंकि एक एक बात सारी जितनी मुझे समझानी है, जितनी तुम्हारे सब्जेक्ट और चैप्टर से रिलेटेड है, सब लिखा रहा हूँ एक एक पॉइंट। द फील्ड लाइंस हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपेंड लेटरली टू एज, हाँ लेटरली, LATER, ठीक है, लेटरली टू एज टू एक्सर्ट अ लेटरल फिनोमिना। बताता हूँ, हाँ थोड़ा सा ऐसा लिखा रहा हूँ ना लैंग्वेज से। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपेंड लेटरली टू एज टू एक्सर्ट अ लेटरल फिनोमिना।
लेटरल फिनोमेना। ठीक, दिस एक्सप्लेन, बताते पहले लिख लो सारी पॉइंट्स आराम से बताएंगे। क्या बोला मैंने? दिस एक्सप्लेन रिपल्सन बिटवीन हाँ ठीक, टू लाइक चार्जेस। ठीक है, समझाऊं बात? ये क्या लिखी है ये समझ गए? क्या लिखा है बताओ? क्या लिखा है मैंने? द फील्ड लाइन्स हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपेंड। मतलब क्या है कि जो फील्ड लाइन्स होती हैं उनको खुद को एक्सपेंड करने की टेंडेंसी होती है। भाई एक होता है ना टेंडेंसी की इतनी दूर तक तो जा सकती हैं। लिटरली एज टू एक्सर्ट अ लेटरल फिनोमिना, ये इनका लेटरल फिनोमिना होता है। दिस एक्सप्लेन रिपल्सन बिटवीन टू लाइक चार्जेस। भाई देखो, दो लाइक चार्जेस जब होते हैं, ठीक है, तो ये आपस में क्या करते हैं? रिपेल करते हैं ना। तो टेंडेंसी तो है ना खुद को फैलाने की, तभी तो रिपेल कर रहे हैं। कुछ दूरी तक रिपेल कर सकते हैं और कुछ दूरी के बाद तो नॉर्मल हो जाएंगे, फिर ये पास लाने पर ये क्या होंगे? रिपल्सन करेंगे। अगर हम बहुत दूर रख देंगे तो क्या असर कर सकते हैं? क्या ज़्यादा दूर तो थोड़ी असर करेंगे। अगले पॉइंट पे आ जाओ। टेंजेंट टू एनी पॉइंट, टेंजेंट टू एनी पॉइंट on electric field lines, tangent to any point on electric field lines, ठीक है, कॉमा, shows the direction of electric field at that point। ये तो बात बहुत आसान है, समझ गए होगे। फिर से बोलूं, shows the direction of electric field at that point। समझा देते हैं भाई। अगर हम इस पे क्या करें, एक टेंजेंट डाल दें ऐसे, एक मिनट, इससे नहीं करते हैं। एक टेंजेंट मान लो मैंने ऐसे टेंजेंट रख दी, ठीक है, टेंजेंट रख सकते ना ऐसे। एक मान लो ये कर्व था हमारा, ठीक है, इस पे हमने एक टेंजेंट रख दी। ये होती स्ट्रेट लाइन टेंजेंट। तो वो क्या दर्शाती है? क्या लिखा है डायरेक्ट? क्या डायरेक्ट करती है वो? शोज द डायरेक्शन ऑफ दैट पॉइंट। हाँ, बात पल्ले पड़ी क्या? समझ गए? सिंपल सा खेल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो कर्व बना सकती हैं। और अगर हम किसी भी कर्व पे अगर हम कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें तो वो क्या करती है? डायरेक्शन दे जाती है। और तुम्हें पता है कि अगर एक्सिस की बात करी जाए ऐसे, तो अगर 90 से कम है तो कैसी होगी? और अगर यही डायरेक्शन अगर ऐसे हो जाए तो 90 से क्या हो गई? ज़्यादा हो गया, तो कैसी हो जाएगी? पता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ गए? इरेज कर दिया, उसका मतलब नहीं था। आगे लिखो भाई साहब। टेंजेंट टू एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। लिख लिया क्या? ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 6 नंबर पॉइंट है क्या? ठीक, लिखो फिर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कई सारे पॉइंट्स मैंने कर दिया, 14 पॉइंट्स लिखा दिए, जबकि इतने होते नहीं है, बट तुम्हें समझ आ जाएगा, कॉन्सेप्ट है ना काफी चीज़ों का, इसलिए उसे पेपर में तुम जो चाहना तब वो लिख देना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, जब तुम इनको बार बार रिवाइज करोगे तो तुम्हें समझ में फील आने लगेगी कि क्वेश्चंस में कैसे कैसे काम चलेगा। वर्क कर रहा है ना? तब ठीक है यार, बस वर्क करना चाहिए।
हाँ हाँ हाँ, नील इन्वर्टर पे चल रहा है ना लाइट। ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं। क्या मैंने बोला बेटा बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, ठीक है, टू रिप्रेजेंट अट्रैक्टिव बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। बात समझ आ रही है? देखो एक हमने बोला था पहले वाले 4th नंबर पॉइंट में, टेंडेंसी टू एक्सपेंड, कि अगर उसे दूर भगाना है तो एक्सपेंड कर सकता है अनलाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस को ना रिपल करने के लिए टेंडेंसी है उसके पास पावर इंक्रीज करके उसको भगाने की। अभी क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज टू रिप्रेजेंट अट्रैक्टिव बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। क्या लिखा है फिर से बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज टू रिप्रेजेंट अट्रैक्टिव बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस नहीं, अनलाइक चार्जेस, क्योंकि अट्रैक्शन अनलाइक चार्जेस में होगा तो वो लेंथ को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दोनों बातें समझ में आई? गुड। अगले पॉइंट पे बोले 7 नंबर पॉइंट, ठीक है लिखो फिर। टू फील्ड लाइंस कैन नेवर, ये सारी प्रॉपर्टीज है। टू फील्ड लाइंस कैन नेवर हाँ वेरी गुड, इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी लाइंस क्या होंगी? कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। वेरी गुड, बिल्कुल नहीं करेंगी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। हाँ बिल्कुल सही कहा। बिकॉज लिखो, क्यों नहीं करेंगे भाई, उसका भी तो जानना इंपॉर्टेंट है। Two electric field lines can never intersect each other because if they intersect, अगर वो intersect करती हैं तो होगा क्या? if they intersect, सुन लो पूरी बात, if they intersect comma then two tangent drawn at a point, at that point। भाई अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो दो टेंजेंट एक पॉइंट बन जाएंगी। बोलो बन सकती है कि नहीं? क्योंकि अगर वो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर गई तो यहां पे दो टेंजेंट नहीं बन जाएंगी हमारी, और जो कि पॉसिबल डोंट लॉफ, फालतू में हंसने की जरूरत नहीं है। वर्क नहीं करता है तो सही से, तो क्या कर सकते हो, है प्रॉब्लम उसको थोड़ी सी हो जाता है, सर्दी खांसी जुकाम सबको होता है, उसको भी हो गया है तो माइंड काम नहीं करता ना, जैसे सेंसर, बोलो कुछ करता कुछ और इंसान, वैसा होता है। तो टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। और ऐसे भी फिजिक्स पढ़ रहा है, फिजिक्स हार्डेस्ट सब्जेक्ट है, और कोई भी टफ चीज़ पढ़ेंगे आप पढ़ाएंगे किसी पे तो लोड होगा, उस पर लोड आता है ना, लोड आ जाता है, वही है फिजिक्स। और भी हम पढ़ा रहे हैं, बात अलग है ना, इतना आसान करके पढ़ा रहे हैं देखो, तभी बेचारा चलने लगता है बीच बीच पे, वरना और पढ़ा रहे तो हो जाता काम। टू फील्ड लाइंस लिखा बेटे, टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज दे, इफ दे इंटरसेक्ट देन टू टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट, देन two tangent drawn at that point will represent two direction of field which is not possible। लैंग्वेज को एक्सपेंड करके पूरी बातों को समझा रहे, जब तुम इसको दोबारा रिवाइज करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएंगी पॉइंट्स कि ऐसा ऐसा सर ने बताया भी था, डायग्राम बना के समझाया था और इस चीज़ को लिखाया भी था इन वर्ड्स में, समझ गए? ये फायदा है बस। क्या लिखा? देन टू टेंजेंट्स ड्रॉन एट दैट पॉइंट विल रिप्रेजेंट टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ वही चीज़ है, टू डायरेक्शन, अगर नहीं एट दैट पॉइंट लिखते हो कोई बात नहीं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। समझ गए? क्लियर है बात इतनी? फील कर सकते हो? समझ गए? समझाऊँ क्या इसको बना करके? अरे समझ गए होगे ना वही चीज़, क्योंकि दो डायरेक्शन ऑफ फील्ड तो हो किसी की हो नहीं सकती हैं, बस। वेरी गुड। अब ले लिखो अगला पॉइंट नंबर 8, दे आर कॉन्टिन्यूअस। दे आर कॉन्टिन्यूअस लिख लिया, स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक। दे आर कॉन्टिन्यूअस स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक। वेरी गुड, ठीक है, क्लियर। दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, मतलब कुछ ऐसा नहीं बना सकते हैं वो,
समझे क्या? क्लोज लूप नहीं बन सकता है उनका। किसका नहीं बन सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। मगर क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, पता होगा तुमको ना। हाँ, वेरी गुड। समझ गए क्या? बहुत बढ़िया। तो आज लिखाने वाला काम हमारा ज़्यादा था ना, मतलब तुम लोग का। तो दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप लिख दिया। अगला पॉइंट लिखो 10वां नंबर, मतलब 10। द रीजन वेयर लाइन्स ऑफ फोर्स, द रीजन वेयर लाइन्स ऑफ फोर्स द रीजन वेयर, रीजन वाला रीजन नहीं, रीजन बोल रहा हूँ, जगह वाला, वो रीजन नहीं, कारण वाला नहीं। हाँ, तो द रीजन वेयर लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर क्राउडेड, और कोई वर्ड मिला नहीं तो क्राउडेड वर्ड अच्छा लगा। क्राउडेड समझ गए ना? इट्स इंटेंसिटी इज मोर। हाँ, भीड़ भाड़ वाला। जैसे कि मतलब अगर क्या क्या आफत, अरे और बहुत कम करता है यार ये। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास में किधर, किस पॉइंट पर हैं? ए पर, और बी पर क्या है? तो ज़्यादा इंटेंसिटी कहाँ पर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की? बात समझ गए? तो पॉइंट ए पर ज़्यादा होगी पॉइंट बी से। बात समझ रहे हो? गुड, बहुत बढ़िया, बहुत समझदार हो तुम लोग, खुशी मिलती है जान के। अजी ये बना सकते थे वैसे, इस पर ये बना सकते थे, बना लोगे? हाँ पता है ना, देखो तुम्हें पता है, मगर कुछ यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता है कुछ, तो हम तो उनको भी लेके चलना है ना, हमको सभी को, हमको एक को तो लेके चलना नहीं है। तो हमें जो भी सुन रहा है ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी सुन रहा है, उसको एक एक चीज़ बतानी है, मेरा काम है उसको समझ में आए कि कहाँ पे, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंस होंगी, जहाँ पे ज़्यादा क्राउडेड होंगी, वहाँ पे इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ज़्यादा होगी। जहाँ पे कम होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब वाइडर फैली हुई होंगी, वहाँ पे इंटेंसिटी कम होगी। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो भाई साहब, 11 नंबर पॉइंट। थक गए क्या लिखते लिखते? नहीं, थकना नहीं यार तुम लोग। लिखा है, लिखो द नंबर, हाँ, द नंबर डेल्टा एन ऑफ लाइन्स, ये ऐसे डेल्टा एन ऑफ लाइन्स लिखो, बताते हैं क्या मतलब है इसका। द नंबर डेल्टा एन ऑफ लाइन्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन्स। इसका असली मतलब अच्छे से, मतलब तुम्हें इलेक्ट्रिक फ्लक्स में समझ में आ जाएगा, मगर है इसमें भी ना वही बात है। द नंबर डेल्टा एन, समझ गए ना, नंबर मतलब डेल्टा एन की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ लाइंस की बात कर रहे हैं। वैसे नंबर ऑफ लाइंस की बात करें अगर तो पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया लिखा, परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी। मतलब ये समझे क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट रीजन, लिख सकते हो, ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन, दैट इज, मतलब अगर नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया हमको निकालना हो तो वो क्या बताएगा हमको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताएगा। क्या लिखा, गलत लिख दिया क्या कुछ? फिर से बोल दूं? पूरा बोलता हूँ, ठीक है, आराम से। क्या हो गया, बहुत ज़्यादा लिखा दिया क्या? हाँ,
डर लग रहा है क्या? ज़्यादा लिखा रहा हो क्या? बहुत डर लग रहा है क्या? क्या भूल जा रहे हो? हाँ कोई बात नहीं, नहीं भूलोगे, धीरे धीरे आता है, हैबिट हो जाएगी, डोंट वरी। द नंबर डेल्टा एन ऑफ लाइन्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर टू द फील्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन। मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन, तो इसके बाद ये फॉर्मूला लिख सकते हो। ज़रूरत नहीं है पर ज़रूरत भी है, कभी कभी पड़ जाती है, कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए बाई चांस कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा हो, पर यूनिट एरिया की किसी पाइप से या किसी चीज़ से पास हो रही हो इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे निकालोगे? तो तुम्हें पता चल गया कि नंबर ऑफ लाइन जितनी पास हो रही हो पर यूनिट एरिया बता सकते हो, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है ना, एरिया वेक्टर, ठीक है। ठीक है, अगला पॉइंट नंबर 12, दे डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। ये कंडक्टर से पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो सकती हैं क्या? नहीं समझे? कंडक्टर में चलती है इलेक्ट्रिक, तो फुल चलता है ना इलेक्ट्रिक, मतलब जैसे मान लो ये कंडक्टर की कोई शीट है, कंडक्टिंग शीट है, इससे मैंने पास होने की बात करी है, पक्का? मैंने पॉइंट क्या लिखाया है? दे पास थ्रू अ कंडक्टर के दे डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। दिस इज योर होमवर्क टू चेक इट इज करेक्ट और नॉट, क्योंकि तुम लोग अगर ये नहीं जान पाए कंडक्टर से पास होती हैं या नहीं होती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो मेरा पढ़ाना बर्बाद है, क्योंकि आगे कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस तुम्हें फंसाएंगे और ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू पर्टिकुलर दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही कहलाता है, ऐसा कुछ कहलाता था, ये पढ़ोगे। तो कंडक्टर से पास होंगी कि नहीं होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दैट इज योर होमवर्क, यू हैव टू नो। डू नॉट है कि पास है, अलाउ है, ठीक है, डू नॉट है, पता करके आना ना, जरूरी नहीं आज। लेट मी 420 की अलार्म आप समझ में आए? अरे यार मैंने AM की लगाई थी, वो PM में बज रही है, सही है, तो लोग हंस रहे हो यार, गलती से लग गई है वो, मैं सोचूं अलार्म क्यों बज रही है 4:30 बजे की, 420 है ना, 420 ऐसे इसलिए तो बज रही है, ठीक है। ये तुम्हारा बस तुम्हें पता करना है कि कंडक्टर से पास होती है नहीं, कुछ घर के लिए भी काम लेके जाओ, सब हम यही बता देंगे तो घर में क्या करोगे तुम लोग, ठीक है, समझ रहे हो? अच्छा भाई अगला पॉइंट लिखो, ये हम बता देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर कैसे का शॉर्ट में लिख लिया करो ना, आराम टाइम बचाने के लिए, EF लिख लो ना, बस समझ आना, तुम्हें समझ आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पास थ्रू अ मेटेलिक स्लैब, नहीं समझे क्या? समझाते हैं। मेटेलिक स्लैब, अच्छा हुआ, कभी कभी सही जगह काम करता है। साइड से बने क्या? छोटे मोटे तो नहीं बने? ठीक है चल जाएगा, अरे चल जाएगा भाई, हंस क्यों रहे हो, क्या मतलब का है, फालतू हंस रहे हो। इसको पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं हम लोग, ठीक है, और इसे दे देते हैं हम लोग मेटेलिक स्लैब, समझते हो ना? हाँ मेटल की स्लैब है, जैसे नहीं ग्लास की स्लैब होती है उस तरह ये मेटल की स्लैब है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं,
ये प्लस है तो इधर हम लोग इसको माइनस, और इस साइड हम कर देते हैं इसको प्लस। ठीक है, बोलो क्लियर है? तो ये इसके पास चला जाएंगे, ये इसके पास चले 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 जाएंगे। उसी तरह ये समझ गया है? मैं इसे भी दिखा सकता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी बना सकते हो क्योंकि जा तो इसी के पास रहा है ना। ठीक है, मगर ये जो टिकिया है, टिकिया को ये पार कर सकती है कि नहीं? नहीं कर सकती है। क्या समझे? कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पास थ्रू अ मेटलिक स्लैब। बात समझे? मेटलिक स्लैब को पास नहीं कर सकती है ये। समझ गए? कि छेद करके बाहर निकल गई, ऐसा है? वो नहीं बताएंगे, तो होमवर्क है। हर चीज़ हम ही बता देंगे तो तुम लोग क्या करोगे घर जा करके? खाना खाएंगे, सो हाँ ना का जवाब दे देंगे, बस हो गया ख़त्म, है ना? तो इसको तुम एफ एक्सटर्नल भी लिख सकते हो, फोर्स एक्सटर्नल लग रहा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी, सब कुछ है, बट ये आपस में एक दूसरे को पास, मतलब चीर के बाहर, बस दिल चीर के देखते रही नाम होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, इसका नाम नहीं आएगा क्योंकि पास नहीं कर सकती। वो तुम्हें बताना है कंडक्टर से पास होती कि नहीं। लास्ट और आखिरी बहुत प्यारा पॉइंट लिख लो भाई, थक गए नहीं थके पक्का? तो लिखो फिर, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। जितनी बातें हमने मुंह से समझाई उतनी बातें एक एक वर्ड डिक्टो लिखवाइए, वही बात, अंग्रेजी भले गलत हो जाए। द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द फील्ड, गहन क्या था वही शोध के साथ, मतलब रिसर्च के साथ। शोध इंग्लिश में बोलते हैं ना, हिंदी में रिसर्च, अंग्रेजी में उसे रिसर्च बोलते हैं ना, इंग्लिश में रिसर्च। गहन शोध के बाद हमने इसको तुम्हें लिखवाया है, मतलब ऐसा कुछ। अरे यार भावनाएं समझो, शब्द में क्या जा रहे हो? लिखो द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द फील्ड, लिख लिया? बहुत बढ़िया। तो बोलो तो, फील्ड लाइंस गिव द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, गिव द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, तो इसी में 2 पॉइंट करके लिख लो, इसी में एक डॉट करके ऐसे दो पॉइंट बना लो। क्या लिखोगे? फील्ड्स क्लोज टू ईच अदर इंडिकेट स्ट्रॉन्ग फील्ड, और फील्ड लाइंस अवे टू ईच अदर इंडिकेट वीक फील्ड। बस समझ गए? फिर से, अरे वाह। द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस गिव द स्ट्रेंथ ऑफ द, 2 पॉइंट लिखो, फील्ड क्लोज टू ईच अदर इंडिकेट स्ट्रॉन्ग फील्ड, फील्ड लाइंस अवे टू ईच अदर इंडिकेट वीक फील्ड। ये हमने लिखा दी 14 प्रॉपर्टीज, इसके बाहर की कोई प्रॉपर्टी अभी तक नहीं बनी है। कोई बनी हो तो हमको पढ़ा देना करके, ठीक है? नहीं पढ़ा देना, अगर मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? ठीक, गुड। हाँ, अरे अगर क्लोज होगी तो स्ट्रांग होगी यार, तुम लोग सोच भी नहीं पाते हो। स्ट्रांग फील्ड, बस फील्ड क्लोज टू ईच अदर इंडिकेट स्ट्रांग फील्ड, और फील्ड लाइंस अवे टू ईच अदर इंडिकेट वीक फील्ड। खत्म यार, तुम लोग क्या ही हो। हाँ चलो, बस एक छोटा सा और है, बहुत छोटा सा, ठीक है, टॉपिक है, इसको भी खींच देते हैं। और क्या समझे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मैंने बोला था ना कि ऐसे इतना बेस को लेकर के बताएंगे कि तुम्हें एक एक चीज एक एक चैप्टर के एक एक टॉपिक, एक एक वर्ड का मतलब समझ में आ जाएगा, और सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। जितना टाइम बोला है कम समय में अंदर बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि डेरिवेशन ही तो कराने होते हैं। मगर डेरिवेशन से पहले उन डेरिवेशंस की नींव कैसे रखी गई, ये सारी बातें रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो लिखो भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अपोजिट चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड।
ड्यू टू अपोजिट चार्जेस, electric field lines due to opposite charges are equal in magnitude, are equal in magnitude। ओहो, ये है आपका प्लस क्यू चार्ज जैसा कि मैंने पहले बनाया था, और एक है आपका यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज। तो भाई कहाँ ऐसे जा रही होती हैं, तो मैंने क्या लिखा ये बात तुमको भी, प्लस क्यू और माइनस क्यू मैग्नीट्यूड बराबर है क्या? अगर यहां मैं 2q कर दूं तो मैग्नीट्यूड चेंज हो गया क्या? 2q से मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा। कसम से तुम लोग को इतना समझाने के बाद भी नहीं समझ में, बेकार है। मतलब ऐसे जवाब दोगे, नहीं सर नहीं चेंज होगा। हम हैं तो कैसे चेंज हो सकता है, हम नहीं होने देंगे इसको चेंज। अरे क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टू अपोजिट चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। भाई अगर मैग्नीट्यूड क्या है, उनका अपोजिट इक्वल होगा ना, इक्वली अपोजिट है कि नहीं है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। तो लिखो फिर, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड एक ही बात को 10 बार दोहरा दोहरा के बोल रहा हूं ताकि भेजे में बैठ जाए। फिर भी तुम लोग पाप करोगे, क्वेश्चंस में गलती करोगे, हम लिख कर दे रहे हैं। पापी हो तुम लोग, बहुत बड़े हैं, हमें पता है हमने क्या लिखाया, बताओ। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द फील्ड लाइंस आर पैरेलल। हम जितना ही बता ले, जितने भी एक एक बेसिस पॉइंट बता ले, गलती तुम लोग फिर भी करोगे। बता रहे ना पापी हो तुम लोग। हाँ क्या लिखा है, फील्ड लाइन आर पैरेलल। क्यों? क्योंकि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फील्ड लाइंस जो होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। पैरेलल समझते हो? हाँ, कि जिंदगी भर साथ देंगे मगर मिलेंगे कभी नहीं। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्टर में मिल जाती है ना लाइनें, ऐसे हो जाती हैं आकर के। मगर पैरेलल क्या है, साथ तो जीवन भर चलेंगे, मिलेंगे कभी नहीं आपस में। तो यूनिफॉर्म अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से तो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। बोलो बात समझ में आई क्या? अगली बात मैंने क्या लिखाया था, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड द फील्ड लाइंस आर पैरेलल, या ब्रैकेट में लिखते टू हैव सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन भी तो सेम है इनकी। भाई तुम भी साथ चल रही हो, हम भी साथ चल रही हैं, साथ चलते रहेंगे, मिलने की हमसे मत सोच लेना। एंड आर इक्वी डिस्टेंस टू हैव सेम मैग्नीट्यूड टू ईच अदर। और डिस्टेंस भी कैसी होगी, सेम होगी। इक्वी डिस्टेंस समझते हो ना, इक्वल डिस्टेंस टू हैव सेम मैग्नीट्यूड टू ईच अदर। अगली बात लिखो, हाँ इक्वी डिस्टेंस, अरे एक दूसरे से तो होंगी, अगल बगल थोड़ी होंगी। फिर से 4:20 की अलार्म बज रही है लग रहा। हाँ अरे हमारी सुबह शाम को होती है, हमारे साथ उल्टा, हम दूसरे गोला के हैं ना। तुम लोग कोई गोला पे तुम ट्रांसफर होकर पढ़ाने आते हैं सिर्फ। अभी हमारा यूएफओ बाहर खड़ा हुआ है, वहीं से निकल जाएंगे अभी हम। देखो 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 मजे देखो, ये मंगल ग्रह से आया प्राणी है, आज हमको पढ़ा रहा है। हंस लो, पढ़ना नहीं हंस लो, फिर कॉमेडी कराने आते हैं हम। हैं स्टैंड अप कॉमेडियन, हैं स्टैंड अप कॉमेडियन है, कॉमेडी कराते हैं। हर्ष गुजराल के भाई, लिखो, है ना, वो भी कनपुरिया हम भी कनपुरिया। ठीक है लिखो, आगे लिखो। इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म, ये लिखा दिया ना, तीसरा पॉइंट लिखो। इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, कैसे फील्ड में, इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड द फील्ड लाइंस आर नॉट पैरेलल आर नॉट इक्वी डिस्टेंस टू ईच अदर। अगर यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है ना, स्कूल में यूनिफॉर्म चलती है तो सब एक ही ड्रेस में रहते हैं, चाहे वो कौवा हो या कबूतर हो, है ना। और जिस दिन फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो जाता है उस दिन बता दो, सारे कबूतर अलग दिखेंगे, कौवे अलग दिखेंगे, मैना तोता सब अलग दिखेंगे, है ना। तो इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द फील्ड लाइंस आर नॉट पैरेलल एंड आर नॉट इक्वी डिस्टेंस। जैसे कि ऐसे जा रही हो,
तो तुम भी ऐसे जा रही हो, या शायद तुम ऐसे जा रही हो तो हम ऐसे जाएंगे, हम ऐसे भी जा सकते हैं। देखो दूसरी आ गई लाल, ये तो खूनी लाल है, खून की प्यासी, समझ गए। तो पैरेलल एंड आर नॉट इक्वी डिस्टेंस, बात समझ में आ रही है, क्योंकि क्वेश्चंस में आपके लिखे होते हैं ऐसी चीज़ें, इक्वी डिस्टेंस आर टू ईच अदर एंड वगैरह वगैरह लिखा होता है, तो चीज़ों को समझो पहले। ये क्वेश्चंस तो हर किताब में दिया ही होगा, इसने कसम खा रखी है, ना पढ़ेंगे ना पढ़ाने देंगे। फिजिक्स इसको अच्छी नहीं लगती ना, और हम इतना अच्छे से बता रहे हैं तो उसको अच्छी लगनी चाहिए। तुम लोग को लग रही है? पक्का लग रही है? चलो अच्छी बात है, मतलब ई गोला से गोला में हमारा ट्रांसफ़र अच्छा हुआ है। ठीक है, फिर लिखो आगे। फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस नियर इनफाइनाइट मेटल प्लेट, फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस नियर इनफाइनाइट मेटल प्लेट। हाँ बिल्कुल सही समझे, क्या मतलब है? जैसे कि मान लेते हैं ये मेटल प्लेट है, ठीक है, इसमें कौन सा चार्ज डाल दें? नहीं ऐसे नहीं डालेंगे, मेटल प्लेट है ना, किसी एक के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, सबके साथ बराबर भेदभाव करेंगे। माइनस 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 करेंगे, पहले इधर बना देंगे प्लस, ठीक है। तो अगर इधर माइनस है तो उधर कौन सा चार्ज लेना पड़ेगा? प्लस, तभी तो अट्रैक्ट करेगा। सेम ताकतवर वाले अट्रैक्ट कहाँ करते हैं? तो ये ऐसे आके गिर के निकल जाएगी, बोलो हाँ। क्यों मेटेलिक प्लेट से निकल नहीं रही थी क्या? क्या लिखाया था? कैन नॉट, हाँ वो मेटेलिक स्लैब थी ना। यहाँ पे क्या लिखा रहा है? फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस, नहीं पास नहीं हो रही है, मतलब ये इसके अंदर जा रही है ना, इसमें यहाँ पे अट्रैक्ट कर रही कि नहीं कर रही इस पॉइंट को। ये भी क्वेश्चन तुम धीरे धीरे पढ़ोगे ना, पॉइंट चार्ज एक रॉड की वजह से एक पॉइंट चार्ज पे कैसा इफेक्ट पड़ता है, ऐसा ना, ऐसा है भी क्वेश्चन। बस ये थोड़ा समझाने बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है, खास नहीं है कुछ, बस बता रहे, समझ लो, इतना बहुत है। अब यहाँ तक हमारी जो कहानी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की होती है ख़त्म। अब हम लोगों को मुद्दे की चीज़ें क्या पढ़नी होंगी, क्या पढ़नी होंगी भाई साहब? इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट आएगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क की और उसकी वजह से निकालते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, वहाँ से हम लोग डाइपोल की कहानी स्टार्ट करेंगे। और अब हमारे एक के बाद एक डेरिवेशन से स्टार्ट हो जाएंगे, मगर उन डेरिवेशन से पहले भी हम कुछ बातें अच्छी अच्छी बताते रहेंगे। तो अब हम लोग कुछ सवाल पूछे थे, आप लोगों ने हमें बताए नहीं कि एक प्लेन में, इसको हटा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा देखने में, बना लिया, बहुत बढ़िया। नहीं कुछ गंदा बना दिया हमने इसको, अरे रुक जाओ भाई, बनाने दोगे? कोई बात नहीं, चलो हम बना ही देते हैं। नहीं बनाएंगे नहीं, एक मिनट, अरे रुक जाओ भाई, ठीक है ना, बहुत सुंदर। तुम क्या लग रहा, हम चूहा बनाने जा रहे हैं क्या? अरे यार हंसो नहीं, क्या बनना है हमें खुद नहीं समझ में आ रहा क्या बनना है। अरे रुक जाओ यार, बताते हैं तुम लोगों को क्या बनाने जा रहे थे। चलो हटाओ, नहीं बनाएंगे, तुम लोग ने हंस दिया, हम नहीं बनाएंगे अब। तुम लोग बनाने जा रहे थे, हम कुछ एक अच्छा हम कॉन्सेप्ट पे बोलने जा रहे थे, तुमने उड़ा दिया। अब तुम लोग बताओ, तुम लोग ऐसे ही बताओ कि इमेजिन नहीं करने देंगे। प्लेन बताया था, एरोप्लेन, अरे एरोप्लेन बताए थे, हाँ सर, उनके पहिए होते हैं, देखें कभी? तुम लोग के गोला पे प्लेन उड़ता ही कहाँ है? हमारे गोला पे उड़ता है खाली, तुम लोग तो अभी भी ऊँट पे बैठ के चलते हो, है ना। तो जब उतरता है तो बताया था कि उसमें छेद होता है ना, व्हील्स,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो जाता है, मैंने ही बोल दिया जो होता है। तो मतलब पूछने ये जा रहा था फिलहाल, मैंने जो बोल दिया उसमें कि जब वो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट बताया था, तो उसमें जो मैंने पूछने ये जा रहा था कि उसमें आग क्यों नहीं लगती है, मतलब जब उतरते हुए फ्रिक्शन होता है और रगड़ लगती है ना, फ्रिक्शन के कारण जब पहिया जब प्लेन लैंड करता है, हाथ मेरा प्लेन नहीं है, ऐसे लैंड कर रहा होता है ना, ठीक है, तो काफ़ी तेज मतलब चिंगारी नहीं निकल जाती है कभी कभी, तो वो टायर होता है वही रबड़ का ही होता है, तो वो जलता क्यों नहीं है, जल जाना चाहिए उसको, क्योंकि रगड़ लग रही है, क्योंकि अगर मैं अपने हाथ को भी रब करूँ तो हीट जनरेट हो जाती है, वो तो इतनी स्पीड से उतरता है, तो उस पर हीट के कारण क्या होना चाहिए, आग लग जानी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो, क्यों नहीं होता है? क्या सर? पता नहीं, पता ही नहीं है, अब उसको बंद कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्लास होती है आज की ख़त्म, इन्हीं दोनों सवालों के साथ। कंडक्टर से क्यों नहीं पास हो सकती या पास हो सकती है, इसका सवाल विद रीजन, रीजन, रीजन नहीं रीजन, ठीक है। 2-3 सवालों के जवाब देने हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। और पढ़ाई अगर पसंद आए तो अपने 2 साथियों को और बुलाएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ अनुराग पाल। बंद कर सकते हो, बंद कर दिया था क्या सर ने?